आज हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ श्योरिटी। राइट ऑफ श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द राइट्स ऑफ श्योरिटी, व्हेन इज श्योरिटी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी being a contract, all rights that are available to the parties of the contract that are also available to the surety. So the rights of surety can be classified into three categories. क्यों? Because there are three parties in the contract of guarantee. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जब तीन पार्टी हैं तो श्योरिटी के राइट्स भी तीन होंगे। बेसिक राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, और अगर श्योरिटी के साथ कोई को श्योरिटी है तो राइट्स अगेंस्ट दैट को श्योरिटी। श्योरिटी वो बंदा है जो कि क्रेडिटर और डेटर के बीच में रहता है, जो गारंटी देता है डेटर की कि अगर डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, और वो पिक्चर में आता है। तो अगर हम पहला देखें राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, तो राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर में दो राइट्स उसके पास हैं, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट टू इंडेमनिटी। राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर की बात करेंगे तो राइट्स टू सिक्योरिटी, राइट्स टू शेयर रिडक्शन एंड राइट टू सेट ऑफ, तीन राइट्स उसके पास हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर। राइट्स अगेंस्ट द को श्योरिटी की बात करेंगे तो उसके पास दो राइट है, राइट टू पार्शियल डिस्चार्ज ऑन रिलीज ऑफ को श्योरिटी एंड राइट टू कंट्रीब्यूशन विद को श्योरिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारे पास है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। इसमें हमें पता है कि जो राइट्स हैं उसमें सबसे नंबर है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को हटा करके उसके स्थान पर बैठ जाना, जिसको हिंदी में प्रत्यासन बोलते हैं, प्रत्यासन का अधिकार। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन 120 और 140 में मेंशन है। कहा गया है एज पर दी 140 वेयर गारंटीड डेब्ट has become due or principal debtor defaults to perform his duty and the surety has made payment or performed the duties of the principal debtors, the surety gets all the rights which the creditor had against the principal debtor. तो इसका मतलब ये है कि the surety steps into the shoes of the creditor. Whatever rights the creditor had are now available to the surety after paying the debt. प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं किया है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिटर के पास राइट हो जाते हैं, बैंक वाले के पास राइट हो जाते हैं। तो अगर जो श्योरिटी है उसने पेमेंट कर दिया है, तो अब उसने पेमेंट कर दिया है, बैंक वाले को पूरा पेमेंट कर दिया, तो अब वो पैसे जो है वो डेटर से लेगा, तो यानी अब वो खुद बैंक बन गया। अब ये माना जाएगा कि मानो सभी उधार डेटर ने श्योरिटी से लिया था, तो बैंक वाले का सब पेमेंट करने के बाद वो बैंक वाले के स्थान पर बैठ जाएगा और बैंक के जितने राइट्स अगेंस्ट दी डेटर थे अब वो सभी राइट्स आ जाएंगे श्योरिटी के पास, और श्योरिटी जो है वो सभी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। लैंप लेग आयरन और एक कंपनी लिमिटेड का केस था, 1927 का केस है। इसमें कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। उसमें कहा था कि टू एवरी रेमेडी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, to enforce every surety and all means of payment, to stand in place of creditor, to have the sureties transferred in his name, though there was no stipulation for that, and to avail himself of all those security against the debtor. These rights of surety stand not merely upon contract, but also upon natural justice. तो वो सभी पेमेंट जो उसने बैंक को किया है वो सभी वो वसूल करेगा, जैसे मानो वही बैंक हो अब, और उसके बाद जो भी कुछ उसने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया है उन सब पे राइट उसका हो जाएगा। जो बैंक के पास राइट थे अगेंस्ट द क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर वो सभी राइट वो ले लेगा। तो बैंक के पास जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो सभी वो अपने पास अब रख लेगा। कदम्बा शुगर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस देवरू गणपति AIR 1993 का केस है, कर्नाटका हाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि the surety is entitled to benefit of the securities even if he is not aware of their existence. इसका मतलब है कि लोन लेते समय डेटर ने जो जो डॉक्यूमेंट जो जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया था बैंक के पास उन सब पे किसका अधिकार हो जाएगा? श्योरिटी का अधिकार हो जाएगा। भले ही श्योरिटी को नहीं पता था कि लोन लेते समय अपने घर के पेपर उसने बैंक में गिरवी रखे हैं, अपने बाइक के पेपर उसने घर बैंक में गिरवी रखे हैं, बट उसने पेमेंट कर दिया है बैंक को पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि वो जमानतदार था, गारंटर था, तो अब उसका पूरा का पूरा राइट उस पर हो जाएगा। राइट बिफोर पेमेंट की जब हम बात करते हैं कि अभी जो है डेटर का हो गया कि डेटर अब जो है पेमेंट नहीं करेगा, कन्फर्म हो गया,
लेकिन जैसे ये बात लग गई पता श्योरिटी को कि डेटर अब जो है दिवालिया निकलने वाला है, होने वाला है, वो बैंक को पेमेंट नहीं कर पाएगा, बैंक अब मुझे ही पकड़ेगा, मैं गारंटर हूँ, मैं श्योरिटी हूँ, तो अभी उसने बैंक को पेमेंट तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ राइट हो जाते हैं। ममता घोष वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड 1987 में हाई कोर्ट ने कहा है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, कि अंडर द राइट ऑफ सब्रोगेशन द श्योरिटी may get certain rights even before payment. In this case, the main borrower was selling his property, personal property, one by one, so that the guarantor could not take it after paying the debt. The surety sought for temporary injunction, which was granted. तो श्योरिटी को जैसे ही भनक लग जाती है कि जो है वो जो डेटर है जिसने लोन लिया था, वो लोन अमाउंट पेमेंट से बचने के लिए अपनी सभी प्रॉपर्टी बेच रहा है ताकि उसे लोन न चुकाना पड़े और बैंक उस वसूल न कर पाए, तो वहां पर श्योरिटी जो जमानतदार है वो स्टे ला सकता है कि रोका जाए, लोन लेने वाले को रोका जाए कि प्रॉपर्टी अपनी बेच न पाए, क्योंकि अगर बैंक ने गारंटर को मजबूर कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो बाद में गारंटर उसी प्रॉपर्टी से अपना सब वसूल करेगा। तो इस आधार पे वो इंटाइटल है इंजंक्शन पाने के लिए और कोर्ट स्टे लगा देगी। दूसरा राइट है उसके पास, राइट अगेंस्ट डेटर जो है, राइट टू इंडेमनिटी 145 में है। श्योरिटी और लोन लेने वाले पर्सन के पास से, यानी श्योरिटी एंड डेटर के बीच में जो एक इनहेरेंट या साइलेंट जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी। लोन लेने वाला हमेशा कहता है गारंटर से कि आप मेरी गारंटी दो, और यदि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको कोई लॉस होता है तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा। तो वहां पे राइट टू इंडेमनिटी होगा। तो अगर बैंक ने कभी भी जमानतदार को पकड़ा कि भाई वो तो मुझे मिल नहीं रहा है, आप पैसे चुकाओ, और जमानतदार ने पैसे चुका दिए हैं, तो जो भी लॉस हुआ जमानत देने वाले को, श्योरिटी को जो भी लॉस हुआ है, वो सब डेटर चुकाएगा। ये यहाँ पर है। इसमें जो इलस्ट्रेशन है उसको हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 जो है, B is indebted to C and A is surety for the debt, and upon default of B, C sues A and A defend the sues on reasonable ground, but to compel to pay the amount, तो A is entitled to recover from B the cost of sues as well as the principal debt। इतनी बातें ध्यान देखो आप। तो जो रियलिटी यही है कि अगर बैंक वाले ने सूट फाइल किया है श्योरिटी के ऊपर कि आप भाई जो डेटर है वो डिफॉल्ट हो गया है, आप पैसे दो, तो उस सूट को डिफेंड करने में भी जो उसने पैसे खर्च किए हैं और उस सूट के अकॉर्डिंगली जो वो कंपेल हुआ है पेमेंट करने के लिए, वो सभी कुछ वसूल करने के लिए वो इंटाइटल है और प्रिंसिपल डेटर से वो वसूल करेगा। लेकिन 145 का जो लास्ट पैराग्राफ बोल रहा है कि नो सम विच ही हैज पेड रॉन्गफुली, जो गलत तरीके से पे कर दिया है, वो प्रिंसिपल डेटर से वो वसूल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जो है, इसी इलस्ट्रेशन ए को आप आगे देखो कि इफ ए डिड नॉट हैव रीजनेबल ग्राउंड फॉर डिफेंस, ए वुड स्टिल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर प्रिंसिपल डेट फ्रॉम बी बट नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ सू। यानी कि बैंक वाले ने जैसे ही सूट फाइल किया अगेंस्ट द श्योरिटी और श्योरिटी को लग गया कि उसका सूट फाइल करना लीगली सही है, हम इसमें फालतू के डिफेंस हमें नहीं करना चाहिए और जो पेमेंट है वो दे देना चाहिए, तो उसे पेमेंट दे देना चाहिए। अगर वो केस को लिंगर करने के लिए, बैंक को अननेसेसरी जो है परेशान करने के लिए उसने उस केस में डिफेंस किया है, तो जो रॉन्गफुली खर्च हुए हैं, केस के जो कॉस्ट हुए हैं, जो सू के कॉस्ट हुए हैं, वो प्रिंसिपल डेटर से वसूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर केवल इंडेमनीफाई उन्हीं का करेगा, उन्हीं खर्चे का करेगा जो कि लॉफुल थे। तो यानी कि अननेसेसरी केस को लंबा खींचने के लिए जो खर्च किए हैं श्योरिटी ने, वो पैसे वो डेटर से वसूल नहीं पाएगा। अगर हम देखें इलस्ट्रेशन 2, तो कहा गया है कि ए गारंटीज टू सी टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 रुपीज पेमेंट ऑफ राइस टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। तो राइस जो है वो सी सप्लाई करेगा बी को, कितने का? 2000 रुपए का, और उसकी गारंटी ए ने दिया है। तो सी ने जो सप्लाई किया बी को राइस, उसका वैल्यू 2000 रुपए से कम का था, लेकिन बी ने उसका पेमेंट नहीं दिया, बी डिफॉल्ट निकल गया। तो 2000 रुपए की गारंटी दी गई थी कि अगर ये जो है बायर 2000 रुपए नहीं देगा राइस का, तो ए देगा, क्योंकि ए ने गारंटी दी थी। लेकिन जो बिजनेसमैन था, जो सी था बिजनेसमैन, सी ने सप्लाई ही 2000 रुपए से कम के अमाउंट की है। तो जहां पे 2000 रुपए से कम के अमाउंट की सप्लाई हुई है, वहां पर अब जो बायर था उसने देखा कि वास्तव में राइस का मूल्य कम का लग रहा है, तो उसने कोई पेमेंट नहीं किया। अब क्योंकि गारंटी ए ने दिया था, तो ए ने पूरा 2000 रुपए दे दिया गारंटी के रूप में। अब ए के पास राइट था कि वो पैसे जो है वो बी से वसूलेगा।
तो बी से वो 2,000 रुपये नहीं वसूल सकता, बी से वो उतना ही वसूलेगा जितना कि एक्चुअल प्राइस उस राइस की थी। क्योंकि बी ने अगर कम प्राइस का राइस था तो बी के पास ऑप्शन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे। अगर रेपुडिएट नहीं करता है तो जो एक्चुअल प्राइस राइस की थी वो बी को पे करना था। लेकिन सी ने जो है अपने जो है हाँ सॉरी बी ने तो अब बी ने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट ए ने पूरा का पूरा 2,000 रुपये का दे दिया है। तो बट बी तो उतना ही कंपनसेट करेगा ए को जो कि राइस की एक्चुअल प्राइस थी। तो जो राइटफुल है तो 145 जो है enable the surety to recover from the principal debtor any amount that he has paid rightfully। तो राइटफुली जब पे करने की बात आती है गारंटर को, तो गारंटर को उतना ही पे करेगा जो एक्चुअल अमाउंट राइस का था। अगर उसने ज्यादा का मूल्य पे किया है तो वो उतना जो है वो डेटर से वसूल नहीं सकता। एक केस है चक्कारा पुन्नामम वर्सेस ए एस थमैया का केस है, 1983 का केस है। इसमें कहा गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटफुली इज लिस्टेड इन दिस केस। द प्रिंसिपल डेटर डाइड आफ्टर हार्ड परचेजिंग 4 motor vehicles. The surety was sued and he paid over. The surety then sued the legal representative of the principal debtor, and the court required the surety to show how much amount was realized by selling the vehicles, which he could not show. Thus, he was held that the payment made by the surety was not proper. तो यहाँ पर आप समझो, प्रिंसिपल डेटर जो था वो मर गया हायर परचेजिंग के मामले में, जहां पे उसने 4 मोटर व्हीकल्स परचेज किया था, हायर किया था। लेकिन श्योरिटी पर जब सूट फाइल किया गया तो श्योरिटी ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया। क्यों पे कर दिया? अब जैसे मान लो बैंक से किसी व्यक्ति ने 4 मोटर गाड़ी जो है लोन लिया। अब पूरा लोन चुकाने से पहले ही वो मर गया, तो बैंक वाला क्या करेगा कि चारों जो है वो मोटर गाड़ी घिस लेगा, बैंक में ले जाएगा। बैंक में जब चारों मोटर गाड़ी ले गया, वो मोटर कार ले गया, मोटर व्हीकल्स ले गया, और उसने फिर पकड़ा जमानतदार को कि आप पेमेंट करो। जमानतदार ने पूरे के पूरे पैसे पे कर दिए जितने भी पेंडिंग थे, और वो पैसे के लिए अब उसने प्रिंसिपल डेटर के पकड़ा, मेरे पैसे वापस ले आओ। तो कोर्ट ने पूछा कि जो चारों मोटर गाड़ी बैंक ने सीज की थी उसको तो आपने सेल किया होगा, उस सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो आपको बकाया ड्यू में आपको एडजस्ट करना था, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचती वहीं आप वसूलेंगे। तो क्योंकि राइट ऑफ सब्रोगेशन तो था श्योरिटी के पास, श्योरिटी ने जैसे ही पेमेंट किया बैंक को पूरा का पूरा पैसा, अब चारों मोटर गाड़ी जो मोटर व्हीकल्स जो है आ जाएगी श्योरिटी के पास। तो श्योरिटी के राइट्स थे जो चारों मोटर कार को जो बेचे और जो अमाउंट उससे आ जाए वो उसको डिडक्ट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट ही जो है वो प्रिंसिपल डेटर से ले सकता था। तो कोर्ट ने उससे वही पूछा कि आपने जो ओवर पेमेंट कर दिया बैंक को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए डेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो चारों मोटर व्हीकल्स के पैसे काट करके ही जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वहीं आपको वो देगा। जो राइट श्योरिटी के हैं, श्योरिटी के राइट्स जो है 3 हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर: राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू शेयर रिडक्शन, राइट टू सेट ऑफ। जब हम बात करते हैं राइट टू सिक्योरिटी की तो वह 141 में है। जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो कुछ न कुछ सिक्योरिटी जमा करता है और साथ में एक गारंटर भी ले जाता है। तो जब गारंटर ने पूरा भुगतान कर दिया, क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट निकल गया और गारंटर ने पूरा का पूरा भुगतान बैंक को कर दिया, तो जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास रखी थी वो सिक्योरिटी या वो श्योरिटी अपने पास ले लेगा। यही जो है उसके पास राइट है। तो ये राइट अगेंस्ट दी क्रेडिटर हो गया और वो सभी सिक्योरिटी वो वहां से ले लेगा। तो श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, and whether the surety knows about the existence of such security or not। दोनों बातें थी, उसको पता था या नहीं पता था। And if the creditor loses such security or without the consent of the surety, he releases such security in favor of principal debtor, and the surety is discharged to the extent of the value of the security। जमानतदार को भी पता है या नहीं भी पता है कि कुछ सिक्योरिटी रखी गई थी लोन लेते समय, और वो सिक्योरिटी जो है बैंक वाले ने या खो दिया है या बिना जमानतदार के सहमति के उसने वो सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को, लोन लेने वाले को वापस कर दिया है, तब उस सिक्योरिटी के अमाउंट तक जमानतदार रिलीज हो जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया गया था और 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 50,000 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जमा की गई थी, या कोई पेपर जो है जमीन के, मकान के, जो जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए तक की जमा की गई थी।
बैंक वाले ने वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट खो दिया है, तो अब जमानतदार जो है 50,000 रुपए तक डिस्चार्ज हो जाएगा और जो रिमेनिंग लोन अमाउंट 50,000 रुपये बचेगा बस वहीं वो पे करेगा। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट 2,000 ऑन द गारंटी ऑफ ए। ए ने गारंटी दिया था किराएदार की कि 2,000 रुपये तक का एडवांस जो है ये अपना रहेगा इसके पास और मैं जमानत देता हूँ। तो सी ऑल्सो हैज़ अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की सिक्योरिटी भी जो है वो टेनेंट ने जो है मकान मालिक के पास रख रखी थी बाय द मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर, अपने फर्नीचर को मॉर्गेज करते हुए। तो बाद में क्या है, सी ने वो मॉर्गेज कैंसिल कर दिया। जब सी ने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया जिसकी वैल्यू 2,000 रुपये की थी और 2,000 रुपये तक का जमानत भी था, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड सी सूज ए ऑन द हिज गारंटीज, जैसे ही वो लोन लेने वाला या जो कि टेनेंट है वो जो है वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो मकान मालिक है वो जैसे ही सूट फाइल करेगा गारंटर के ऊपर कि आप 2,000 रुपये दो, तो गारंटर कहेगा कि जो सिक्योरिटी अमाउंट थी वो कहाँ गई, वो जो फर्नीचर था 2,000 रुपये का वो कहाँ गया, वो मुझे दो, मैं अब आपको दे देता हूँ 2,000 रुपये पूरा का पूरा। तो जब सिक्योरिटी उसने रिलीज कर दिया था, मॉर्गेज कैंसिल कर दिया था बिना जमानतदार के परमिशन के, तो इसका मतलब है कि अब सिक्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा और जमानतदार डिस्चार्ज हो जाएगा। ये डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। तो जितना अमाउंट उस फर्नीचर का था उस अमाउंट की सीमा तक जो है वो जमानतदार डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सी अ क्रेडिटर हुज एडवांस टू बी इज सिक्योर्ड बाय अ डिक्री ऑल्सो रिसीव अ गारंटी फ्रॉम ए। C afterwards takes B's goods in execution under the decree and then without the knowledge of A withdraw the execution. A is discharge. तो जहां पर जो क्रेडिटर है उसके पास सिक्योरिटी के रूप में लोन लेने वाले की डिक्री जमा थी। लोन लेने वाला जो व्यक्ति था उसके पास एक डिक्री थी कोर्ट की कि वो किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में उसे एग्जीक्यूट करके उसका कुछ सामान ले सकता था, और वही डिक्री वहां उसने सी के पास जमा करके कुछ लोन वगैरह ले लिया। लेकिन जो है सी ने क्या किया, जब बात आई एग्जीक्यूशन की, तो सी आफ्टरवर्ड्स टेक्स बीज गुड्स इन एग्जीक्यूशन अंडर द डिक्री। उसने उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया और वो गुड्स ले लिया। जब गुड्स ले लिया देन विदाउट द नॉलेज ऑफ ए विड्रॉ द एग्जीक्यूशन, और बाद में उसने उस डिक्री को, उस एग्जीक्यूशन को विड्रॉ कर लिया, ये जाने दो मुझे नहीं चाहिए, जबकि वो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट था, वो सिक्योरिटी के रूप में हो जाता। तो वो जो सिक्योरिटी था जिसके आधार पर लोन सिक्योर था और जमानतदार भी सिक्योर था कि भाई अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो सिक्योरिटी अमाउंट तो जमा ही है, डिक्री तो जमा ही है, हम डिक्री को एग्जीक्यूट करा करके लोन अमाउंट निकलवा सकते हैं। लेकिन उसने डिक्री को ही विड्रॉ कर दिया है, उसकी एग्जीक्यूशन को ही विड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर अब जमानतदार डिस्चार्ज हो गया है क्योंकि बिना उसके कंसेंट के किया गया। तो ऐसा कोई एक्ट जो क्रेडिटर और डेटर के द्वारा किया गया है जिससे कि सिक्योरिटी के राइट्स हैम्पर्ड होते हैं, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हैम्पर्ड होते हैं, तो उन सभी एक्ट के बाद जो है सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, जिस अमाउंट तक उसके राइट्स हैम्पर्ड होते हैं उस अमाउंट तक। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि एज अ सिक्योरिटी फॉर बी मेक्स अ बॉन्ड ज्वाइंटली विद बी टू सी टू सिक्योर लोन अमाउंट फ्रॉम सी टू बी। Afterwards, she obtained from B a further security for the same debt, and subsequently she gives up the further security is not discharged. अब ये भी बहुत सिंपल सा है, इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। मान लो बैंक से लोन लेने के समय जो है वो जो उधार लेने वाला व्यक्ति और जमानत देने वाले दोनों व्यक्तियों ने एक ज्वाइंटली जो है एक बॉन्ड जो है सबमिट किया एज ए सिक्योरिटी के रूप में। बॉन्ड जब सबमिट किया और लोन लेने वाले को लोन मिल गया। तो लोन किस लिए मिला कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति था और जो जमानत देने वाला व्यक्ति था दोनों ज्वाइंटली जो है एक बॉन्ड सबमिट किया था, लोन मिल गया। लेकिन बाद में लोन लेने वाले व्यक्ति ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है सबमिट कर दिया, और जिसे कुछ समय के बाद, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड सबमिट किया था उसके कुछ समय के बाद बैंक ने वो एक्स्ट्रा बॉन्ड रिलीज कर दिया, वापस दे दिया, उसे ले जाओ। यहाँ पर जमानतदार डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि उस एक्स्ट्रा बॉन्ड के कारण लोन नहीं मिला है, लोन तो मिला है ज्वाइंट बॉन्ड से जो कि सिक्योरिटी ने और डेटर ने मिलकर के दिया था। तो इसलिए जो कि अननेसेसरी है, जो लोन लेने के बाद कुछ एडिशनल सिक्योरिटी चीज दी गई है लेनदार जो डेटर है उसके द्वारा, तो वहां पर उसको वापस करने से या उसके खो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी।
प्रॉब्लम बस उसी पर है जिसके कारण लोन मिला था वो न खोने पाए बैंक के द्वारा, या बैंक उसे बिना सिक्योरिटी के परमिशन के डेटर को वापस न करे। एक केस है यहाँ पर, क्रेथॉन वर्सेस स्विनबर्न। ये केस है जो है, दिस प्रोविजन रिकॉग्नाइज एंड इम्पोर्टेंस द जनरल रूल्स ऑफ इक्विटी and the surety is entitled to every remedy which the creditor has against the principal debtor, including enforcement of every security। तो उन सभी सिक्योरिटी के बारे में ही सभी राइट्स श्योरिटी के पास हैं, जो कि जितने राइट्स बैंक के पास हैं, क्योंकि उसी के कारण लोन मिला है और जमानतदार ने उसी को देखकर जमानत दी है कि यहाँ तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा ही है, तो बहुत कम लायबिलिटी उसके ऊपर आएगी। तो इसलिए उस सिक्योरिटी अमाउंट के ऊपर उतने ही राइट सिक्योरिटी के भी हैं जितने कि बैंक वाले के पास है। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खोने न पाए या उसे वापस न करे बिना सिक्योरिटी के परमिशन के। यदि कर देता है तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, जितनी वैल्यू उसकी है। तो सिक्योरिटी की जब सिक्योरिटी की मीनिंग करेंगे तो कहा गया है कि द एक्सप्रेशन सिक्योरिटी इन द प्रोविजन ऑफ 141 मीन्स ऑल राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब कि जब लोन देने जा रहा था उस समय जितने राइट्स बैंक वाले के पास है डेटर की प्रॉपर्टी पर, वही सिक्योरिटी है जो कि वहां पे बैंक में जमा की गई थी। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस कालूराम का केस है 1967 का। इसमें कहा गया, इन दिस केस द स्टेट हैड सोल्ड अ लॉट ऑफ फेल्ड ट्रीज फॉर फिक्स्ड प्राइस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। द पेमेंट वाज गारंटीड बाय द डिफेंडेंट and the contract further provided that if the default was made in the payment of an installment, the state would get the right to prevent further removal of the timber and sell the timber for the realize of the price. And the buyer default, but the state still did not stop him from removing further timber. The surety was then sued for the loss, but he was not held liable. बहुत अच्छा केस था ये जो है। इसमें जहां पर कुछ पेड़ को काटने और काट करके ले जाने के लिए फॉरेस्ट वालों ने एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसका जो है 4 इंस्टॉलमेंट में वो पैसे पेमेंट करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जहां पर उसने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो वहां पे था प्रोविजन कि अब बाकी पेड़ वो नहीं ले जाएगा और उस पेड़ को सेल करके गवर्नमेंट उसे वसूल करेगी पैसे। ध्यान दो आप कि अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट कौन करेगा? जो श्योरिटी है वो पेमेंट करेगा। तो श्योरिटी जब पेमेंट करेगा तो बाद में उसे वसूल करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जो कटे हुए टिम्बर हैं अब उस पर राइट किसके हो जाएंगे? श्योरिटी के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने गलती क्या कर दिया है, स्टेट ऑफ एमपी वालों ने गलती क्या कर दिया कि जब इंस्टॉलमेंट वो नहीं कर रहा था तब भी उसे सभी कटे हुए पेड़ ले जाने दिए। वो सब पेड़ लेकर चला गया। फिर अब गवर्नमेंट ने पकड़ लिया जमानतदार को कि उसने पेमेंट नहीं किया, तो अब आप पेमेंट करो। जमानतदार ने तो कहा कि भाई जब उसे आप पेड़ ले जाने दिए तो मेरे लिए बचा ही क्या। वो फिर जैसे ही एक पेमेंट नहीं किया, बाउंस कर गया, तुरंत आप उसे पेड़ ले नहीं जाने देते तो मैं पेमेंट करता, फिर मैं वो पेड़ ले जाता, मैं उसको सेल करके अपना कंपनसेट कर लेता। तो कोर्ट ने वही कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा श्योरिटी, क्योंकि उसके राइट्स जो है जो गवर्नमेंट के नेग्लिजेंट के कारण जो है उसके राइट जो है हैम्पर्ड हुए हैं, अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। इसी तरह अगला केस है गोवर्धन दास वर्सेस बैंक ऑफ बंगाल। The right to security arises only after the creditor is paid in full, and if the surety has guaranteed only part of the debt, he cannot claim the proportional part of the security after paying part of the debt. तो कोर्ट ने कहा कि जो भी जमानत के तौर पे लोन लेने वाले व्यक्ति ने बैंक में कुछ रखा है उस पर श्योरिटी के राइट कब होंगे? जबकि उसने पूरा पेमेंट कर दिया। पूरा पेमेंट कर दिया है तभी उस सिक्योरिटी अमाउंट पर या सिक्योरिटी वाले चीज पर, डॉक्यूमेंट पर उसके पूरे राइट हो जाएंगे। तो जहां पर द श्योरिटी हैज गारंटेड ओनली पार्ट ऑफ द डेट, ही कैन नॉट क्लेम द प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी आफ्टर पेइंग पार्ट ऑफ द डेट। लेकिन जहां श्योरिटी ने, जो गारंटर देने वाला व्यक्ति है, वो पूरे लोन अमाउंट का उसने गारंटी नहीं दिया है, केवल आधे लोन अमाउंट का उसने गारंटी दिया है, तब उसका जो है सिक्योरिटी पर जो है राइट नहीं होगा। वो सिक्योरिटी वाली चीज पर आधे पार्ट पर राइट का क्लेम नहीं कर सकता।
कि भाई मैंने आधा लोन अमाउंट की गारंटी दी थी, ये लो आधा लोन अमाउंट, अब मुझे जो सिक्योरिटी का आधा भाग मुझे दे दो। ऐसा वो नहीं कर सकता। उसको राइट रहेगा, लेकिन इसका राइट सेकेंडरी हो जाएगा जब तक कि बैंक अपना पूरा वसूल न कर ले, क्योंकि बैंक के पास प्राइमरी है। तो पहले प्रीफर बैंक के पास ही रहेगा उस सिक्योरिटी अमाउंट पर। बैंक उस सिक्योरिटी अमाउंट को पूरा सेल करके, ऑक्शन करके, नीलाम करके, भले उसका घर गिरवी हो, बाइक गिरवी हो, पूरा वसूल कर लेगी, तब जो बचा चीज रहेगा उस सिक्योरिटी को देगी। तो यहीं पर कहा गया है कि जहां जो है आधे भाग का या चौथे भाग का किसी पार्ट का लोन अमाउंट की किसी पार्ट का उसने जो है गारंटी दी है, तो उसके कारण जो है उसको सिक्योरिटी अमाउंट पर, सिक्योरिटी पर कोई भी राइट ज्यादा नहीं मिलेगा। राइट टू शेयर रिडक्शन। अब कहा गया है कि इफ द क्रेडिटर रिलीजेस or reduce the liability of the principal debtor or any co-surety, the surety is entitled to the corresponding reduction in their liabilities. 1 लाख का लोन अमाउंट एक व्यक्ति ने बैंक से लिया था, पे नहीं कर रहा था। बैंक ने कहा कि ठीक है भाई, तुम 60,000 ही दे दो, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नया हो गया, अब उस व्यक्ति ने 60,000 भी नहीं दिया, तो अब श्योरिटी केवल 60,000 के लिए ही जिम्मेदार होगा, भले ही उसने प्रारंभ में 1 लाख रुपए की गारंटी दी थी। वही बात है। तो जो भी रिडक्शन, जो भी रिड्यूस चीजें किया था बैंक ने, वो सभी का हकदार जो है श्योरिटी हो जाएगा। तो इफ द क्रेडिटर एक्ट्स इन अ वे दैट डिस्टर्ब्स दिस बैलेंस such as releasing debtor or co-surety without consent of the surety cannot be compelled to pay the released portion. तो जिसको जिसको रिलीज कर दिया बैंक ने, उस रिलीज पोर्शन के लिए कभी भी श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 1 लाख का 60,000 कर दिया, तो जो 40,000 रिलीज कर दिया आपने, तो उसके लिए ये भी रिलीज हो जाएगा। को श्योरिटी साथ में थे, आपने को श्योरिटी ने कहा कि वो 1/4 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, को श्योरिटी को बैंक ने रिलीज कर दिया, तो 1/4 के पार्ट तक जो श्योरिटी था वो भी रिलीज हो गया, बाकी वो 3/4 पार्ट देगा। राइट ऑफ सेट ऑफ, श्योरिटी के पास ये भी राइट है। अब राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है? इफ द क्रेडिटर सूज द श्योरिटी and the surety may have the benefit of the set off, if any, that the principal debtor had against the creditor. He is entitled to sue the defenses that the principal debtor has against the creditor. So, for example, if the creditor was principal debtor something for which the principal debtor or could have counterclaim, then the surety can also put up that counterclaim. अब जैसे मान लो एक गांव में एक पर्सन ने मनी लेंडर से 50,000 रुपए लिए थे, मनी लेंडर ने, लेकिन मनी लेंडर ने पहले भी किसी भी कुछ चीज का उस क्रेडिटर से, अरे उस लोन लेने वाले व्यक्ति से कुछ ले रखा था, गाड़ी ले रखा था, कुछ भी ले रखा था। तो जब 50,000 रुपए वो मांग सकता है लोन लेने वाले व्यक्ति से कि भाई मेरे 50,000 रुपए लौटाओ, तो कह सकता है कि भाई आपने मेरी गाड़ी ले रखी थी बहुत पहले ही, उसको लौटाई तो थी नहीं, चलो उसका हमने 10,000 रुपए मान लिया, उसको कट करके मैं आपको 40,000 रुपए दे रहा हूँ। तो these are the rights have to the principal debtor against the creditor, कि 10,000 रुपए अमाउंट तक वो सेट ऑफ कर सकता था। अब हुआ क्या कि सेट ऑफ करने से पहले ही ये भाग गया या नहीं दे पाया, तो अब जमानतदार को पकड़ा। तो मनी लेंडर ने जब जमानतदार को पकड़ा, जो श्योरिटी को पकड़ा, तो श्योरिटी वो राइट यूज कर सकता है जो राइट प्रिंसिपल डेटर के पास था। तो कहता कि वो कहेगा भाई देखो आपने उसकी बाइक ली है 10,000 रुपए की, वो कट करके 40,000 मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो सभी राइट्स वो यहाँ पे यूज करेगा। जब हम बात करते हैं राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज, कभी कभी क्या होता है लोन अमाउंट में बैंक कहती है कि भाई एक श्योरिटी से काम नहीं चलेगा, 2 श्योरिटी लाओ, 2 जमानतदार ले आओ। तब लोन लेने वाला व्यक्ति 2 लोगों को लेकर जाता है, तो वो एक दूसरे के लिए को श्योरिटी कहे जाते हैं। बैंक के लिए दोनों श्योरिटी हैं, लेकिन वो एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में जो है वो को श्योरिटी माने जाते हैं। तो उन दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट में जो राइट है वो 2 राइट हैं, राइट टू पार्शियल डिस्चार्ज और रिलीज ऑफ को श्योरिटी, एंड दूसरा है राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन। 2 राइट हैं। तो पहला राइट देखते हैं, राइट टू पार्शियल डिस्चार्ज ऑन रिलीज ऑफ को श्योरिटी 138, where there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the others. सिंपल सा चीज है कि अगर 2 श्योरिटीज हैं, बैंक ने किसी एक को डिस्चार्ज किया है, तो इसका मतलब है कि दूसरा डिस्चार्ज नहीं होगा, दूसरा अभी भी रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन किस अमाउंट तक रिस्पॉन्सिबल होगा वो हम देखेंगे। कहता है आगे कि नाइदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर श्योरिटी। तो ए और बी 2 गारंटर थे,
बैंक ने ए को डिस्चार्ज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होगा, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल बनी रहेगी, पहला बात। दूसरा है कि जहां बैंक ने ए को डिस्चार्ज कर दिया, रिलीज कर दिया, तुम जाओ भाई मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना है, तो अब ए की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन अभी भी ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द को श्योरिटी रहेगी। तो जो बी है अगर वो पूरा अमाउंट चुका देता है तो अब वो आधा जो है उनसे लेगा, ये भी उसके पास है। और यदि दोनों के शेयर फिक्स हैं कि ये ए जो है 50% तक लाइबल होगा, बी लाइबल होगा 50% तक, तो ए को अगर डिस्चार्ज कर दिया है तो अब बी कितना है, बी आधे के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो राइट टू पार्शियल डिस्चार्ज और रिलीज ऑफ को श्योरिटी ये तभी होगा जहां पे फिक्स कर दिया है कि कौन कितने शेयर तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दोनों को श्योरिटी ने या 3 को श्योरिटी हैं, तीनों ने अपनी अपनी जो है रेशियो फिक्स कर दिए हैं कि भाई मैं इतने अमाउंट तक ही डिस्चार्ज होऊंगा। तो उसमें अगर किसी एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसकी लिमिट फिक्स थी, तो उस लिमिट तक अदर भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 90,000 रुपीज का लोन था, 3 गारंटर थे ए बी और सी, तीनों की लायबिलिटी कितनी, तीनों ने अपनी अपनी लायबिलिटी फिक्स कर रखी थी कि मैं भाई 30,000 रुपए तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। कुल अमाउंट 90 था तो बैंक को पूरे 90 का गारंटी मिल गया, 3 जमानतदार मिल गए। तो यहां पर यदि बैंक ने सी को रिलीज कर दिया है तो अब 2 बचते हैं, दोनों 30,000 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ए 30,000 बी 30,000, क्योंकि बैंक ने एक पर्सन को रिलीज कर दिया है। तो रिलीज होने के अमाउंट तक बाकी रिमेनिंग जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, बाकी अपने अपने जितने उन्होंने प्रॉमिस कर रखे हैं उसके लिए अभी भी उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर रेशियो फिक्स नहीं है, तीनों ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया कि ठीक है हम 60,000 रुपए 90,000 रुपए पे करेंगे, रेशियो फिक्स नहीं है, वहां पर बैंक ने किसी एक को डिस्चार्ज कर दिया है, तो अभी भी बी और सी पूरे 90,000 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी दोनों 45,000 देंगे। हालांकि बाद में दोनों सी से वसूल करेंगे, क्योंकि सी अपने कोस्ट सिक्योरिटी के साथ अभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी, वो रिलीज नहीं होगा। कहा गया है ये जो है 138 में। आगे बढ़ते हैं। केस है श्री चांद वर्सेस जगदीश प्रसाद, 1966 का केस है। अ क्रेडिटर कैन रिलीज अ कोस्ट सिक्योरिटी एट हिज विल। तो बैंक के पास ये राइट है कि वो अपने उसमें से किसी भी कोस्ट सिक्योरिटी को रिलीज कर सकता है जिसकी उसकी इच्छा है। The released co-surety is still liable to the others for contribution upon default. तो जो co-surety रिलीज हो गया है वो अपने साथियों के साथ अभी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। राइट टू कंट्रीब्यूशन 145 कह रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर 3 को-श्योरिटी हैं, बैंक ने किसी एक का कॉलर पकड़ लिया, पूरा का पूरा उसी से वसूल कर लिया है, तो बाकी 2 से वो कॉम्पनसेशन लेगा, 2 के हिस्से वो दोनों से वसूल करेगा। So where two or more person are co-surety for the same debt, jointly or severally, with or without the knowledge of each other, under same or different contract, in the absence of any contract to the contrary, they are liable to pay an equal share of the debt, or any part of debt that is unpaid by the principal debtor. तो कहा गया है कि जैसे मान लो ए बी सी आर श्योरिटीज टू डी फॉर सम ऑफ 30,000 रुपीज टू ई। ई ने 30,000 रुपये उधार लिया था जिसकी गारंटी ए बी और सी ने दिया था। ई डिफॉल्ट हो गया तो ए बी और सी जो है तीनों पे करेंगे 1,000 रुपए। सिंपल सी बात है, समान लेवल पे, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि कौन कितने शेयर पे करेगा। तो जहां पे सब कुछ साइलेंट है, तीनों पर समान रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो 3,000 है या तो 1,000 रुपए, 30,000 है तो 10,000 रुपए तीनों पर आ जाएगा। सेकंड लेते हैं। A, B and C are surety to D for a sum of 1,000 rupees and to lend to E, and there is a contract amongst A, B and C that 1,000 रुपए का लोन था, E ने लिया बैंक से, बट E डिफॉल्ट हो गया। 3 गारंटर थे A, B और C, बट इन तीनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि A and B will be liable for the quarter and C will be liable for half। तो यानी कि 1,000 में से 500 रुपए अकेले C ने गारंटी ले लिया था और 250 रुपए की गारंटी ए और बी ने ले लिया था। तो ई फेल हो गया, ए एंड बी आर लायबल फॉर 250 एंड सी इज लायबल फॉर 500। तो यानी कि अगर किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट में
गारंटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कि भाई मैं देखो इतने तक की ही गारंटी लेता हूँ, तो उतने तक ही गारंटी वो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी एज पर दी गारंटी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रूल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल श्योरिटी 147 में कहा गया है। ये जो रूल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, उस पे दो रूल्स फॉलो होते हैं। कहा गया है कि को श्योरिटी हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस लिमिट। इसका मतलब है कि दो रूल्स हैं। पहले कि पे इक्वली, कहा गया है कि पे इक्वली, दोनों इक्वली पेमेंट करेंगे, दो हैं या तीन है जो भी हैं, या सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट। उन्होंने अपने ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगा रखे हैं, पहले उस ऑब्लिगेशन को देखा जाएगा, उस ऑब्लिगेशन से कभी भी क्रॉस नहीं होगा, उस ऑब्लिगेशन तक वो पेमेंट करेंगे। तो उस ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखते हुए पे इक्वली के रूल्स फॉलो होंगे। अगर पे इक्वली में किसी के ऑब्लिगेशन क्रॉस नहीं हो रहे हैं तब तो वो इक्वल पेमेंट करेंगे जितने भी जमानतदार हैं। लेकिन अगर किसी के लिमिट क्रॉस हो रहे हैं तो अपने लिमिट के अमाउंट तक ही पे करेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट में अदर लोगों में जो है वो इक्वल पेमेंट पे जो है इक्वल शेयर रूल्स फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब भी फॉलो किया जाएगा किसी की लिमिट को क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं हम। ABC as surety to D enter three several bonds। क्या कर रहा है? Each in different penalties, namely A for 10,000, B for 20,000 and C for 30,000। D makes a default of 30,000। 30,000 रुपए का जो है डिफॉल्ट कर दिया। इसकी जमानत जो है ए बी और सी ने किया था, बट ए ने कहा था कि भाई मैं देखो 10,000 तक रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, बी ने कहा कि वो 20,000 तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और सी ने कहा कि वो 30,000 तक ही रिस्पॉन्सिबल होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। 30,000 का ही डिफॉल्ट है, तो हम रूल पहला लागू करेंगे पे इक्वली। तो 30,000 रुपए में अगर तीन लोगों में बांटेंगे हम जो है, तो 10,000 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों पर आएगी, किसी के लिमिट क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए पे इक्वली के रूल फॉलो हो जाएंगे और हर एक जमानतदार 10,000 रुपए जो है हिस्सा योगदान करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। अब हम 2 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2। ए, B and C as sureties to D enter into three several bonds, each in different penalties, namely 10,000, B for 20,000 and C for 40,000। A, B, C ने गारंटी दिया था जो है D का। किसका? ए ने कहा था कि मैं डी के काम के लिए 10,000 की गारंटी देता हूँ, बी ने कहा कि मैं 20,000 की देता हूँ गारंटी, और सी ने कहा कि मैं 40,000 की गारंटी देता हूँ। अब डी ने जो डिफॉल्ट किया है वो 40,000 की है, यानी कि ए के लिमिट से भी क्रॉस हो रही है, बी के भी लिमिट से क्रॉस हो रही है, लेकिन सी के लिमिट में पूरा का पूरा अमाउंट आ रहा है। तो पहले अगर हम कहेंगे पे इक्वली करेंगे अगर, तो हम 40,000 को 3 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें कि ए का जो है वो ए का जो लिमिट है वो क्रॉस हो जा रहा है, इसलिए हम ए को उसके लिमिट के अकॉर्डिंगली 10,000 तक ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो ए 10,000 रुपए देगा, बच गया 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए को दो जो रिमेनिंग जमानतदार बचे हैं उनमें बांटेंगे 15,000 रुपए, यानी बी पे 15,000 रुपए का भार आ गया और सी पे 15 का भार आ गया। तो अब 15,000 का भार करने पे बी की लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रही है और सी की भी लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अमंग्स्ट द को श्योरिटी वो होगा ए इज लाइबल फॉर 1,000, बी एंड सी आर लाइबल फॉर द 15,000 ईच। ये है शेयर करने का फार्मूला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग्स्ट द को श्योरिटी। एक और चेक कर लेते हैं हम जो है इलस्ट्रेशन 3। इसमें कहा गया कि ए, बी एंड सी एज अ श्योरिटी टू डी एंटर इनटू 3 सेवरल बॉन्ड्स। ए ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई 10,000 रुपए, बी ने 20,000 रुपए और सी ने 40,000 रुपए। डी ने जो डिफॉल्ट किया है वो 70,000 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए की जो लिमिट है 10,000 रुपए की वो दे देंगे ए को। अब बच गया डिफॉल्ट 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए बी और सी में बटेगा तो 33,000 रुपए आएगा, बट बी ने कहा कि वो 20,000 तक रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस 60,000 रुपए में से बी 20,000 रुपए देगा। अब बच गया 40,000 रुपए। 40 पूरा जाएगा सी के पास, सी की लिमिट ही 40 की है, तो सी पूरा 40,000 रुपए देगा। तो यानी कि जिसने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से फुल पेमेंट कर देगा। तो ए देगा 10,000 रुपए, बी देगा 20,000 रुपए, सी देगा 40,000 रुपए। इस तरह जो है 70,000 रुपए पूरा पेमेंट हो जाएंगे बैंक के। तो आज का लेक्चर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, आगे हम और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।